भाइयों बहनों सादर नमन। हम जो शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे थे, शिक्षा की समस्याओं पर, पलायन का मुद्दा और स्कूलों का बंद होना और उसकी पृष्ठभूमि, हमारे पूर्वजों ने कैसे शिक्षा पर कार्य किया और शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। शिक्षा इतनी, हम एक विद्यालय में गए तो बच्चों से पूछा हमने कि क्या कहते हैं बच्चों, एक बात बताओ, अगर कोई आदमी अनपढ़ ही रहे, ज़िंदगी भर अनपढ़ ही रहे, शिक्षा प्राप्त न करे और शिक्षा को नेगलेक्ट करे, उसी ओर से लापरवाही करे, तो वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी, रोटी तो खाएगा ही, तो वो जो है रोटी कमाने के लिए पैसे कैसे कमाएगा, क्योंकि वो अनपढ़ है। तो बच्चों ने कहा कि सभी स्कूलों के बच्चे एक ही जवाब देते हैं इसमें कि गुरुजी जो है वो मजदूरी करेंगे, उसको मजदूरी करनी पड़ेगी और वो ज़िंदगी भर मजदूरी करेगा, 60-70 साल का हो जाएगा, जब तक जिएगा तब तक मजदूरी ही करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है, चोरी करना, दारू का धंधा करना, बेईमानी वाले कार्य करना, मिलावट करना और अन्य घूसखोरी करना, दुनिया भर के ये जो उल्टे काम हैं जो कि कानून के विरुद्ध हैं, समाज और सोसाइटी के विरुद्ध हैं, राष्ट्र के विरुद्ध हैं, उसको देश से गद्दारी करनी पड़ेगी, उस तरीके से वो रोजी रोटी कर पाएगा। ईमानदारी का तरीका तो एक ही है, अगर उसने शिक्षा प्राप्त की तो नौकरी कर सकता है, कोई और बिजनेस खड़ा कर सकता है, तीसरी चीज़ें कर सकता है, दूसरी तीसरी चीज़ें कर सकता है, लेकिन बिना शिक्षा के तो उसको मजदूरी ही करनी पड़ेगी। ईमानदारी वालों तो यही रास्ता बनता है। तो शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, अपने देशों को आगे बढ़ाना है, तो उसके शिक्षा के सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को बहुत उच्च स्तर का बनाना है। हम अपने नेशन को तो इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं, नेशन को नेशनल नहीं इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं, अर्थात विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं। तो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के लिए देश के नागरिकों का शिक्षित होना, अच्छी तरह शिक्षित होना अनिवार्य घटक है। स्वस्थ होना भी है, वो तो अगला फैक्टर आएगा, अगले वीडियो में आएगा, पलायन के कारणों में जो आएगा, स्वास्थ्य और रोजगार वाला पक्ष जो रह जाएगा आगे जाकर के, उस पर अलग से चर्चा होगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये वाले फैक्टर, उच्च शिक्षित, बढ़िया शिक्षा, शानदार शिक्षा को प्राप्त किया हुआ नागरिक, 145 करोड़ लोग अगर बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो क्या स्थिति देश की होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। हमको विजुअलाइज करना आना चाहिए, विजन, विजुअलाइज, ये शब्द मिलते जुलते शब्द हैं। दृष्टिकोण, स्पष्ट दृष्टिकोण। कहा गया है कोई भी चीज़ जो धरातल में आती है दुनिया के अंतर्गत, एक वैज्ञानिक भी कुछ आविष्कार करता है तो पहले वो आविष्कार माइंड के अंदर होता है, विजन के अंदर होता है, विजन क्लियर होता है, हमको करना क्या है। देश का एक शानदार नागरिक, विकसित राष्ट्र का एक विकसित नागरिक कैसा होगा, एक किस स्तर की शिक्षा वाला होगा, किस स्तर के स्वास्थ्य वाला होगा, तो वो विजन में आना जरूरी है, तभी इन बातों को समझना संभव होगा, शिक्षा के महत्व को समझना संभव होगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे, बेटा शिक्षा प्राप्त करना आसान कठिन कार्य नहीं है, शिक्षा के महत्व को समझना और समझाए जाने वाला जो कार्य है ये कठिन है। शिक्षा के महत्व को जो बच्चा समझ जाएगा तो उससे पढ़ो थोड़ी कहना पड़ेगा, वो खुद ही पढ़ लेगा, राम जी की तरह पढ़ लेगा। अल्पकाल विद्या सब पाई, क्योंकि राम जी शिक्षा के महत्व को जानते थे, उनको पता था शिक्षा के बिना तो आदमी है न आदमी ऋषि बन सकता है, न देवता बन सकता है, न अवतार बन सकता है, न वैज्ञानिक बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है, न डॉक्टर बन सकता है। ये सब लोग अनपढ़ लोग थोड़ी बना करते हैं, अनपढ़ों को नौकरी थोड़ी मिलती है, अनपढ़ थोड़ी बड़े बिजनेस खड़ा करता है। तो इसलिए धीरू भाई अंबानी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि ये बिज़नेस तो मैंने खड़ा कर दिया किसी प्रकार मेहनत से, और लेकिन आगे इसको चलाना है, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो धीरू भाई अंबानी ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। हमारे टाटा हैं, बिरला हैं, अन्य लोग हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, अन्य लोग हैं, तो वो भी अपने बच्चों को, चाहे वो बिज़नेस वाली शिक्षा दें, BBA MBA करवाएं, दूसरी चीज़ें करवाएं, तीसरी चीज़ें कंप्यूटर की शिक्षा दें और अन्य बिजनेस से रिलेटेड शिक्षाएं दें, लेकिन शिक्षा तो देनी ही पड़ेगी, शिक्षा के बिना तो कोई कार्य संभव नहीं होगा। तो अब हम पिछले वीडियो में हमने शिक्षा किससे संबंधित रिलेटेड समस्याओं पर चर्चा की थी,
अब हम समाधान पर आ रहे हैं। तो समाधान के स्तर पर कुछ कदम तो पहले उठाए गए थे। जवाहर नवोदय विद्यालय वाली बात, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय वाली बात, केंद्रीय विद्यालय सेंटर स्कूल वगैरह जो भी खुले, आर्मी स्कूल खुले, अन्य खुले, तो वो चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ये प्रयास अच्छा तो था, लेकिन हम पहले भी कर चुके हैं कि पर्याप्त नहीं था। दिस वॉज नॉट एनफ। भारत जैसे देश के लिए, भारत विशाल देश है, मच पॉपुलेटेड, 145 करोड़ लोगों की जनता यहाँ पर रहती है। समाधान में हम आते हैं, पहले पृष्ठभूमि से ही शुरू करते हैं। पहले लगभग 20-25 गांव के बीच में एक इंटर कॉलेज हुआ करता था। ठीक संख्या तो वो गूगल से पता चल जाएगी या शिक्षा विभाग से पता चल जाएगी कितने गांव के बीच में, अभी उसके लिए समय भी नहीं है, वो केवल आंकड़े वाली बात है। 20-25 गांव के बीच में हम मान लेते हैं कि हाई स्कूल एक इंटर कॉलेज होता था पहले की धारणा के अनुसार। अब हमने क्या करना है कि अब नए उच्चीकरण और नए स्कूल खोलना, इस सिस्टम में नहीं फंसना है। आज का एक पॉजिटिव फैक्टर हमारे पास है जिसका फ़ायदा उठा करके हम एक नई धारणा के अनुसार विद्यालय खोल सकते हैं। जिस धारणा के अंतर्गत नवोदय विद्यालय खोलेंगे, उस धारणा को थोड़ा विस्तार देने की प्रक्रिया जो है उसको और आगे बढ़ाने वाली बात है और विकेंद्रीकृत करने वाली बात है, तो उसकी ओर जाना पड़ेगा। तो इसके अनुसार जो हमारी परिकल्पना अभी कह रही है शिक्षा के बारे में, शिक्षा पर हमने बहुत सोचा है पिछले 25-30 साल से। शिक्षा के बारे में, इन चीज़ों में, सामाजिक मुद्दों पर हम चिंतन करते आए हैं, स्वाध्याय भी करते आए हैं। उसके अनुसार हम खुद भी, हमारी जो शिक्षा रही वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की रही। कहीं ना कहीं हमने पिछले वीडियो में बताया होगा, बीटेक कानपुर से, फिर एमटेक के लिए हम IIT दिल्ली गए थे, और हमारी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा जो है रानीखेत में हुई, कक्षा 6 से 12 तक, कैंटोनमेंट स्कूल और नेशनल इंटर कॉलेज, तो उसमें तो वो हमारी जो पहले शिक्षा रही, जो भी रही, वो शिक्षा का कोई वो ऐसा नहीं है। हमारे देश हमसे बेहतर शिक्षा वाले लोग देश और दुनिया के अंदर हैं, लेकिन हमें जो है, हमें जो भी हमारे पास है उसको हमें अपने देश और राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाने में लगाना, चाहे हमारी शिक्षा है, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे हमारे पास संसाधन है, क्योंकि हमें समाज को मजबूत करना है, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है। किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 10-20 व्यक्तियों को, 100 व्यक्तियों को, 1000 व्यक्तियों को मजबूत बनाने से काम चलने वाला है नहीं। वो तो जिनको मजबूत बनना होगा अपने प्रयास से बन ही जाएंगे, लेकिन हमें तो अभी जो है 145 करोड़ जनता के बारे में सोचना है। और उत्तराखंड में होने के नाते उत्तराखंड और हिमाचल और ये पहाड़ी इलाकों की जो जनता है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि पहाड़ी जो जीवन है वो काफ़ी कठिन परिस्थिति से जिया जाता है। उन कठिन परिस्थितियों में कैसे चीज़ों को सुलभ और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, और साथ में वैसे ये धारणा जो है पूरे देश के लिए, पूरे देश के 7 लाख गाँवों के लिए और उनको मजबूत करने के बारे में है, जो विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। तो अब हमको जो है, पहले 20-25 गाँव के बीच में एक इंटर कॉलेज हाई स्कूल होता था, तो अब हमको ऐसा करना पड़ेगा, लगभग 50, 60, 70, 80 गाँव के बीच में एक ऐसा उच्च स्तरीय नेशनल इंटरनेशनल स्तर के इंटर कॉलेज बनाए जा सकते हैं, नवोदय स्कूल स्तर के या उससे भी उच्च स्तर के कहना चाहिए। नवोदय स्कूल के स्तर से भी ऊंचा स्तर का हमें कहना चाहिए, क्योंकि नवोदय स्कूलों का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल नहीं कह सकते फिर भी, क्योंकि हमने देखे हैं नवोदय विद्यालय बहुत व्यवस्था है, काफ़ी एरिया में बने होते हैं। सेंट्रल स्कूल भी हमने देखे हैं, काफ़ी एरिया में बने होते हैं, लेकिन एक आगे के भारत के परिकल्पना करते हुए उसमें अभी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। नवोदय विद्यालय में भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, और अधिक संसाधनों की और अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, और साथ ही उतने विद्यालयों से काम चलने वाला नहीं है। और भी नवोदय विद्यालय से भी उच्च स्तर के हमको विद्यालय चाहिए। एक उच्च स्तरीय इंटर कॉलेज हर 50, 60, 70, 80 गाँव के बीच में चाहिए। हर ब्लॉक में कई स्कूल चाहिए, ऐसे कहना चाहिए विकास खंड में। इस तरह से पूरे विकास खंड में देख लिया जाए कितने टोटल गांव हैं, उस हिसाब से उसको 50 से डिवाइड कर लिया जाए तो स्कूलों कितने स्कूल बनाने पड़ेंगे वो संख्या निकल आएगी। सीधा सा गणित है। कैसा विद्यालय होना चाहिए जिसमें पहले वाली कमियां ना हो और पब्लिक स्कूलों वाली खूबियां भी उसमें आ जाएं। नंबर 1,
उसका शानदार भवन हो और कैंपस शानदार हो, जैसे नवोदय विद्यालयों का, सेंट्रल स्कूलों का होता है, ऐसा ही कहें या इससे भी बेहतर, इससे भी बड़ा कैंपस। और क्योंकि वो भविष्य के हिसाब से करना है, आने वाले 20 साल बाद के हिसाब से सोचना है। ऐसे थोड़ी रोज़ रोज़ थोड़ी बिल्डिंग बनानी है, रोज़ रोज़ कैंपस थोड़ी बनता है। आगे आगे 50 साल आगे की सोचनी है, उस हिसाब से कैंपस बनना है। तो उसका शानदार भवन व कैंपस हो। 50 गाँव के बीच में, 60-70 गाँव के बीच में ऐसी जगह मिली जाएगी, कहीं ना कहीं भूमि ऐसी मिली जाएगी जहाँ पर ऐसा कैंपस बनाया जा सकता है। चाह हो तो राह बन जाती गगन में, चाह से उत्साह बढ़ता मन बदन में। अगर चाह होती है, इच्छा शक्ति के सामने सब हार मान जाएगा। दशरथ माझी का एग्जाम्पल पहले हमने एक वीडियो में दिया हुआ है, तो वो इच्छा शक्ति का उदाहरण है। नेपोलियन जो था, सिकंदर जो था, है ना, सम्राट विक्रमादित्य थे, ये सब राजा भोज थे, और भी बहुत सारे राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति के ही प्रतीक हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह। ऐसी प्रचंड इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाए व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, पारिवारिक जीवन के लिए नहीं, राष्ट्र और समाज के लिए, देश के लिए, तो इन कार्यों को किया जा सकता है। तो पहले शानदार कैंपस और भवन की आवश्यकता, पहली आवश्यकता। दूसरा, फुल फ्लैट उच्च स्तरीय प्रबंधन क्षमता वाले प्रधानाचार्य उन विद्यालयों में आवश्यकता पड़ेगी। साथ में केवल प्रधानाचार्य नहीं, वाइस प्रिंसिपल भी साथ में उनको हेल्प करने। कभी प्रधानाचार्य घर चले गए, कहीं चले गए, तो बिना प्रधानाचार्य के तो रहेगा नहीं विद्यालय, अराजकता छा जाएगी। उप प्रधानाचार्य फुल फ्लैट, उप प्रधानाचार्य भी फुल फ्लैट हो, साथ में और प्रबंधन सिस्टम हो तो और अच्छा। तो पब्लिक स्कूल में खाली प्रधानाचार्य नहीं होते, प्रबंधक भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, अनिश्चित भी होते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ भी मैनेजमेंट व्यवस्था ऐसी कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानाचार्य के काम अलग हो सकते हैं, मैनेजर के काम अलग हो सकते हैं। प्रधानाचार्य के भी काम होते हैं शिक्षण से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है, लेकिन जो भवन है, पूरा कैंपस है, उसके जो मैनेजमेंट वाली बात होती है। जो IIT बनते हैं, अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं, अन्य होते हैं, वहाँ केवल प्रधानाचार्य नहीं, वहाँ तो डायरेक्टर होते हैं बाकायदा, और भी चीफ साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। उन जो टेक्निकल कॉलेजेज हैं, उनकी प्रबंधन के सिस्टम को देखते हुए इनके इंटर कॉलेज के प्रबंधन क्षमता को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य इंटर कॉलेज नहीं होगा। ये 50, 60, 80 गाँव के बीच में एक विद्यालय, जहाँ 50, 60, 80 गाँव के बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा काम ये कहना, अब इन गाँव में आएंगे कैसे बच्चे, इस विद्यालय में कैसे आएंगे गांव के बच्चे, 50-60 गांव के बच्चे कैसे आएंगे। वो आज की डेट में, तो पहले तो ऐसा नहीं था, आज की डेट में हमारे पास एक पॉजिटिव फैक्टर है कि गांव-गांव में सड़क जा रही है। हालांकि सड़क की वीडियो पहले बन गया है, सड़क की क्वालिटी वो नहीं है कि हम इस प्रकार का विद्यालय चला सकें या कोई और सिस्टम चला सकें। इस प्रकार के कैंपस को तैयार करने से पहले हम उन जो वहाँ की जो सड़कें हैं, 50-60 गाँव की सड़कें जो उस कैंपस तक जाएंगी, वो बिल्कुल शानदार होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की गाड़ी वहाँ से जानी है, आनी है, रोज़ का रोज़, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल तक, 14 साल तक बच्चे को उससे जाना है। बच्चों से भरी हुई बस को वहाँ से जाना है, उसमें गड्ढे ना हो, अन्य चीज़ें ना हो, बिल्कुल मजबूत शानदार व्यवस्था हो, शानदार सड़क व्यवस्था। और साथ में जो है बसें लगानी पड़ेंगी, जैसे पब्लिक स्कूल के लोग बना। भैया पब्लिक स्कूल एक आदमी खोलता है, 2-4 भाई लोग मिल करके खोल लेते हैं, तो ये 2-4 भाइयों के खोले हुए पब्लिक स्कूल से पूरी सरकार, पूरा शासन प्रशासन मुकाबला नहीं कर पाएगा क्या। कितना मंत्रालय है, शिक्षा सचिवालय है, और DM साहब हैं, पूरा मुख्य शिक्षा अधिकारी होते हैं, सारा सिस्टम होता है। शिक्षा विभाग का कितना बड़ा डिपार्टमेंट अल्मोड़ा में है, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, वहाँ पर अन्य शिक्षा अधिकारी लोग भी हैं, BSA वगैरह, कितना बड़ा डिपार्टमेंट। इतने लोग मिल करके क्या इस प्रकार का एक पब्लिक स्कूलों से भी बेहतर, एक उच्च कोटि का नवोदय विद्यालयों से भी बेहतर उच्च स्तर का एक विद्यालय नहीं खोल सकते क्या। राष्ट्र का भविष्य का मामला है, किसी एक व्यक्ति के भविष्य का मामला नहीं है। व्यक्ति का अपने भविष्य के बारे में सोचता है, उससे पूछते हैं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अरे भैया, वो जैसा भी लक्ष्य होगा, कैसा भी लक्ष्य होगा, उसको मार खप जाना है लास्ट में। राष्ट्र जिंदा रहेगा। हमारे क्रांतिकारी लोग, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले लोग, जिन्होंने सिर कटा दिए थे अपने देश के लिए, वो कहा करते थे,
हम रहें रहें या न रहें, ये देश रहे आबाद रहे आज़ाद रहे, ऐसे वो लोग कहा करते थे। क्या भावना थी उनकी। हम उनको मालूम था हम तो चले जाएंगे आज नहीं तो कल, लेकिन ये देश रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। हम लोग भी दोबारा जन्म कभी लेंगे, पुनर्जन्म की धारणा को मान लें तो दोबारा एक बेहतर देश के अंदर, बेहतर समाज के अंदर पैदा हों, ऐसी परिकल्पना हमारी रहनी चाहिए। और जीते जी हमको इस देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान चाहिए। बचा करके क्या करेंगे? अपनी प्रतिभा को, अपनी बुद्धि को, अपनी क्षमताओं को बचा कर कार्य भी क्या लेंगे? बचेगा नहीं, क्योंकि भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि अपनी प्रतिभा को आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। सारा जो टैलेंट है वो नया जन्म लेंगे, क्या प्रतिभा विकसित, वो प्रतिभा कहाँ काम आ रही है किसी को नहीं पता। इस जन्म की प्रतिभा को आप यहीं यूज कर लें, इसी देश समाज के अपने साथ लेने नहीं साहब, है ना। ये जो है पूरा जो मनो मस्तिष्क के पूरा शरीर है, इसको यहीं छोड़ के जाना है। तो इसलिए हम रहें या न रहें, उसके लिए करना, देश समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। भावना जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वही देश का सच्चा नागरिक है। तो पहला कार्य जो होगा, फुल फ्लैट प्रबंधन क्षमता वाले प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और बाकी प्रबंधन सिस्टम, जैसा कि टेक्निकल कॉलेजेस में होता है। डायरेक्टर की आवश्यकता पड़े या नहीं जोड़े, जो भी पड़े सारी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य विद्यालय नहीं चलाना है, 50, 60, 80 गाँव के भविष्य वाला विद्यालय चलाना है, शानदार विद्यालय चलाना है। बाकी जो शिक्षकों की कमी कैसे पूरी होगी? जो बाकी विद्यालय चल रहे हैं आज के डेट में, वो सारे शिक्षक वहाँ चले जाएंगे, कंप्लीट पूरा स्टाफ होगा वहाँ पर। शिक्षकों के लिए अलग से खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी खर्चे में, या जो आज शिक्षकों पर खर्चा हो रहा है पैसा, उससे भी कम खर्चे में वो विद्यालय चल जाएंगे, क्योंकि अन्य विद्यालय तो चल नहीं है, वही विद्यालय चल रहे हैं। नहीं, पहले IIT कितने होते थे? 6-7 IIT होते थे मुश्किल से, और उसी से पूरे देश के इंजीनियर पैदा कर दिए जाते थे। और कुछ अन्य सरकारी कॉलेज होते थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज तो होते ही नहीं थे हमारे ज़माने में, तो नहीं थे। जिस समय हमने पढ़ा इंजीनियरिंग की कानपुर से, वहाँ से 1985 से 89 के बीच में, 90 के बीच में, तो उस दौरान तो सरकारी कॉलेज ही होते थे जनरली। और उतने सीमित से कॉलेजों में से इतने इंजीनियर निकल जाते थे, इतने उधर पूरे देश का इंजीनियरिंग विभाग चल जाता था, समझते सिस्टम नहीं। तो इतने स्कूल चल रहे हैं आज के डेट में, इंटर कॉलेज चल रहे हैं, और उनकी स्थिति क्या है? उससे बेहतर तो है कि हम 50, 60, 80 गाँव के बीच में एक विद्यालय चलाएं और ढंग से चलाएं। ये सारा स्टाफ वहाँ रख देना, एक ब्लॉक के अंदर 4, 6, 10 ऐसे विद्यालय हों, और ये जो जितना इतने सारे सैकड़ों विद्यालयों में जितने स्टाफ है, उसको जो है वो 4, 6, 10 विद्यालयों में कर दें, तो अलग से खर्चा नहीं पड़ना है, खर्चे की चिंता न करें। ये ऐसा काम है कि कम खर्चे में बेहतर काम किया जा सकता है। जो बाकी बचेगा खर्चा, उसका क्या होगा? वो खर्चे का प्रयोग होगा बसों में, और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया, जिसके बारे में आगे बात हो रही है। जो बसें होंगी वो सरकारी बसें होंगी, विद्यालय की अपनी बसें होंगी। ग्राफिक एरा चलता है। एक बार मैं जा रहा था भीमताल से सुबह के समय हल्द्वानी की, तो अब हमने देखा कि 30 बसें निकल गई हमारे सामने, ग्राफिक एरा की थी सबकी सब बसें। तो और वो भीमताल की ओर आ रही थी। हल्द्वानी के बच्चे भीमताल आ रहे हैं, बताइए। 25-30 हम गिनते रह गए बसों को, और अच्छी क्वालिटी की बसें थी। और ग्राफिक एरा किसने खड़ा किया? एक बुद्धिजीवी, एक सामाजिक भावना वाला व्यक्ति, और एक अच्छा व्यक्ति कहना चाहिए, जिसने जो है ये पूरा सरंजाम खड़ा कर दिया, और उनका एक ग्रुप बनाया, और उस तरीके से वो चल पड़ा। तो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा आपका देहरादून में भी है और भीमताल में भी, अन्य जगह भी होगा। तो कुछ लोग मिल करके इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दे रहे हैं, इतनी बसें दौड़ रही हैं उसके लिए। तो पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा शिक्षा विभाग, पूरा शिक्षा मंत्रालय और पूरी जनता मिल करके, क्या ऐसा शिक्षा का सिस्टम नहीं? सारे मंदिर हैं, आश्रम हैं, ये सब लोग भी उसमें योगदान करें। ज़रूरत पड़े 100-100 रुपया लोग शिक्षा का और दे दें जनता हर महीने। नहीं, वहाँ क्योंकि सरकारी स्कूल होगा तो फीस तो होगी नहीं, आनी नहीं होगी, तो किसी और रूप में, है ना, शिक्षा कोष में लोग पैसा जमा करें,
धन जमा करें, मंदिर वाले भी जमा करें, वो वाले भी जमा करें, अन्य लोग भी, जनता भी जमा करें, शिक्षा कोष जमा कर दें, पूरा पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ये देश त्यागी और बलिदानियों का देश है। अच्छे उद्देश्य के लिए लोग त्याग करना जानते हैं। जब देश की रक्षा की बात होती है पैसा बरसने लगता है, देश की सुरक्षा की बात होती है। कारगिल वाला मामला था, दूसरे मामले थे। देश की शिक्षा भी अगर उचित नियत के साथ, उचित उद्देश्य के साथ अगर जनता को पता चल जाए बहुत उच्च कोटि का उद्देश्य है, तो उसके लिए पैसा आने में देर नहीं लगेगी, पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। पैसा जब सारी दुनिया का सिस्टम तो जनता ही चला रही है, सारा टैक्स दे रही है, सारा जनता को ही तो चलाना है अल्टीमेटली, सारा अपने लिए। जनता जब दूसरों के पाल सकती है तो अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, अपने बच्चों के लिए शिक्षा का सिस्टम खड़ा नहीं कर सकती है। 2-4 लोग मिल करके जब पब्लिक स्कूल खड़ा कर सकते हैं, 2-4 लोग मिल करके जब पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते हैं, तो पूरा सरकारी प्रबंधन, शासन, प्रशासन और सारे मंत्रालय, सारा सचिवालय, सारे सिस्टम मिल करके क्या नहीं कर सकता। नियत चाहिए, उद्देश्य चाहिए और देशभक्ति का जज्बा चाहिए। अगर ये हो तो हो सकता है। दूसरा काम, 2 काम हो गए, शानदार भवन और कैंपस। दूसरा हो गया फुल फ्लैट प्रबंधन, क्षमता वाले प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और बाकी प्रबंधन, डायरेक्टर आदि। और तीसरा जो है वो है अंग्रेजी शिक्षा भी उच्च स्तरीय हो, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की दोनों प्रकार का शिक्षण सिस्टम हो, अपनी मातृभाषा वाला भी और अंग्रेजी वाला, जिसको जैसी शिक्षा लेनी हो, जैसी देनी हो, अभिभावकों पर छोड़ दीजिए, बच्चे पर छोड़ दीजिए, जिस प्रकार की शिक्षा लेनी है। दोनों की भाषा का स्टाफ होगा वहाँ, हिंदी वाला भी होगा और कहीं दक्षिण भारत में अन्य है तो वहाँ की अपनी मातृभाषा में चल सकता है, और साथ में अंग्रेजी भाषा वाला तो चलेगा ही चलेगा। नहीं तो पब्लिक स्कूल उभरे थे वो, उनका एक प्रमुख कारण तो बस वाला था, दूसरा कारण था अंग्रेजी वाला जो सिस्टम था। तो अंग्रेजी वाला भी चलेगा और हिंदी वाला भी चलेगा और अन्य मातृभाषा वाला भी चल सकता है। तो ये पूरी व्यवस्था उस इंटर कॉलेज में रहेगी और साथ में पूरे शिक्षक होंगे, अधूरे शिक्षक नहीं होंगे और फुल फ्लैट शिक्षक होंगे, पूर्णतः क्वालिफाइड शिक्षक होंगे। शिक्षक के मामले में कहीं कोई कमी क्वालिटी वाइज या संख्या वाइज कहीं भी ना रहे, इस प्रकार के विद्यालय होंगे। पूरा सिस्टम होगा, कैंपस होगा, शिक्षक होंगे, प्रबंधन होगा और बस वाला सिस्टम, सड़क वाला सिस्टम, और सड़कें भी बड़ी मजबूत होंगी। सारे फैक्टर हैं, सड़कों पर तो इसकी सफलता ही निर्भर है। फिर अगले फैक्टर, आप लगभग धीरे धीरे हम समापन की ओर बढ़ेंगे। समाधान वाला वीडियो भी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन ये बहुत उपयोगी है दोस्तों, मित्रों। ये एक संवेदना वाला विषय है। संवेदनशील लोग इसके महत्व को अवश्य समझेंगे और इस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। विचारधाराएं तब काम करती हैं, उनका विचारधाराएं बिल्कुल नदी के समान होती हैं। नदी जब आगे बढ़ती रहती तो हजारों लाखों लोगों को लाभ देती है। नदी का जीवन है आगे बढ़ते रहना। ठीक ऐसे विचारों का भी होता है। कार्ल मार्क्स के विचार हों, स्वामी विवेकानंद के विचार हों या किसी के भी विचार हों, परम पूज्य गुरुदेव के विचार हों, वो जो आगे बढ़ते हैं, ये मेरे अपने विचार भी नहीं है। जो हमने जो अपने पूर्वजों को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम पूज्य गुरुदेव को पढ़ा, और भी बहुत सारे महर्षि दयानंद और अन्य महात्मा बुद्ध, और ये जो हमारे पूर्वज हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन सब की विचारधाराओं को पढ़ा। वही विचारधाराएं जो है उनको संकलित करके, संपादित करके, उनको ठीक ठाक थोड़ा सा व्यवस्थित करके एक समस्या पर लागू करके तब जाके प्रस्तुतिकरण हो रहा है। ये हमारी विचारधाराएं बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी विचारधाराएं नहीं फैलानी, ये राष्ट्रीय विचारधारा हैं, ये सामाजिक विचारधारा हैं। ये समाज और देश को मजबूत करने के लिए, समाज मजबूत हो गया, देश मजबूत हो गया तो नागरिक तो मजबूत हो ही जाए। अगली व्यवस्थाएं जो वहाँ पर होंगी वो होंगी जो प्रयोगशालाएँ होंगी, वो नेशनल इंटरनेशनल स्तर की होंगी। नेशनल की बात ही क्यों की जाए, जब देश को इंटरनेशनल बनाना है तो व्यवस्थाएं भी इंटरनेशनल होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्तर पर ही सोचा जाए। ऊंचाइयों को छूना है तो ऊंचाई पर ही सोचा जाए। जैसे हमारे एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, बछेंद्री पाल जी थी तो एवरेस्ट पर चढ़ी, पहली महिला, और भी थे। जो ऊंचाइयों की सोचते हैं तो वो एवरेस्ट की सोचते हैं, नेशनल की क्यों सोचें, नेशनल स्तर की, नेशनल क्वालिटी की क्यों सोचें, इंटरनेशनल क्वालिटी क्यों न सोचें। तो जो हमारी प्रयोगशालाएँ होंगी वो इंटरनेशनल स्तर की होंगी।
50 गांव, 80 गांव, 70 गांव के बीच में जो एक एक विद्यालय होंगे, उनका कैंपस भी इंटरनेशनल स्तर का होगा, भवन भी इंटरनेशनल स्तर का होगा, वहाँ तक पहुँचने वाली सड़कें भी इंटरनेशनल स्तर की होंगी। और वहाँ पर जो प्रयोगशालाएँ होंगी, जैसे कंप्यूटर की जो लैब होगी वो बड़ी उच्च स्तरीय होगी और बहुत बड़ी होगी, ताकि एक कक्षा के पूरे विद्यार्थी वहाँ पर सबके सामने टेबल हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, और इस तरीके से पूरी व्यवस्था हो, जैसे टेक्निकल कॉलेजेस में होती हैं। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बम्बई, IIT मद्रास और जो नए IIT भी खुले हैं, और भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो, वहाँ के कंप्यूटर लैब देख लिए जाएँ, और वो तो पहले बनी हुई लैब है, ये तो अब आधुनिक बनना है, उससे भी आधुनिक बनना है एक तरीके से कहा जाए तो पूरा है, इसमें कोई समझौता नहीं। नहीं साहब वो तो हाई स्कूल वाला बच्चा है, इंटर वाला बच्चा नहीं साहब, हाई स्कूल इंटर स्तर पर ही वो अगर इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा प्राप्त करेगा, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वो आगे जाके इंटरमीडिएट के बाद तो सीधे ग्रेजुएशन में ही जाना है ना उन्हें। ग्रेजुएशन में जा करके उसको कंप्यूटर की शिक्षा देंगे, ऐसा क्यों सोचें हम? पहले ही दे देनी है, जड़ ही मजबूत कर देनी है। जड़ जितना मजबूत होगा उसी पर तो पेड़ की मजबूती निर्भर करती है। नींव मजबूत होती है, नींव की मजबूती पर तो बहुमंजिला भवन की इमारत टिकी रहती है। नींव की मजबूती पर जितना ज़्यादा फोकस किया जाए, उसको जितना ज़्यादा इंटरनेशनल स्तर का बनाया जाए शिक्षा को, नीचे से ही प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक, तो कंप्यूटर के लैब और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लैब और साथ में जो पुस्तकालय हो, ये सब इंटरनेशनल स्तर के हों और बड़े हों, पर्याप्त बड़े हों। अलग से जो लैब वाले भवन अलग बन सकते हैं, कंप्यूटर लैब का भवन अलग, और साथ में फिजिक्स की लेबोरेटरी वाला भवन अलग, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी का भवन अलग, बायोलॉजी के भवन, या बहुमंजिला होगा तो एक मंजिल पर एक लैब, दूसरी मंजिल पर दूसरी लैब, ऐसे करके हॉल हों बड़े बड़े। एक हॉल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे अलग प्रैक्टिकल करेंगे और उसके अलग करेंगे, तो दो हॉल भी बन सकते हैं, हाई स्कूल वालों के लिए अलग और इंटर वालों के लिए। हो सके तो कक्षा 6, 7, 8 वालों के लिए भी प्रयोगशाला बने, या उन्हीं प्रयोगशाला में किसी प्रकार से टाइम टेबल बना के एडजस्ट किया जाए। ऐसे पूरा सोच करके बनाया जा सकता है। जो योजनाकार हैं वो बेहतर योजना बना सकते हैं। हम तो एक हिंट, एक संकेत ही प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ का अनुभव हमारे पास नहीं है। प्रयोगशाला वाला अनुभव प्रयोगशाला वालों के पास होगा। उसके अलावा अगली जो स्टेप होगा, जो खेलकूद के मैदान और जो अन्य संसाधन, खेलकूद के संसाधन, उसके लिए मैदान होते हैं। IIT दिल्ली में चले जाइए, हॉकी का मैदान अलग है, क्रिकेट का अलग है, वॉलीबॉल का अलग है, स्विमिंग पूल अलग है, हर चीज़ अलग है। तो नेशनल इंटरनेशनल स्तर की बनानी तो ये व्यवस्था भी, तो कैंपस बहुत बड़ा होगा। इंटर कॉलेज तो होगा, लेकिन कैंपस जो है किसी टेक्निकल कॉलेज से, किसी IIT से कम नहीं होगा, IIT के टक्कर का ही होगा। थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन टक्कर में ही बनेगा, क्योंकि वो आगे 50 साल 100 साल के हिसाब से बनना है। एक ही तो बनना है, 80 गांव के बीच में, 50 गांव के बीच में, या 100 गांव भी ले सकते हैं। वो तो सड़कों की व्यवस्था पे डिपेंड करे, कहाँ कितने गांव के बच्चे हम वहाँ ले सकते हैं और शिक्षक ले सकते हैं। खेलकूद मैदान, संसाधन और खेलकूद की कोचिंग करने वाले शिक्षक जो होते हैं, स्विमिंग सिखाने वाले, हॉकी के लिए अलग कोच की आवश्यकता होगी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, अलग अलग खेल के लिए। तो इस तरह से अभी तो एक ही शिक्षक से काम चल रहा है, तो इतने सारे शिक्षक कहाँ खपत होगी वाली बात होगी, वो सब खपत हो जाएगा। खेलों में ही कितने शिक्षक खपत हो जाएंगे। योग व्यायाम की शिक्षा, योगा क्लब अलग होगा, उसका हॉल भी अलग होगा, मार्शल आर्ट का होगा, अन्य खेल का होगा, अन्य चीज़ें, सारी चीज़ें होंगी, सारी व्यवस्थाएँ होंगी। क्या क्या हम एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या करा सकते हैं, पूरी योजना बना करके वो हमें जब IITs का निरीक्षण करके और अन्य उच्च स्तर के, हो सके तो विदेशों में भी जाना पड़े किसी को इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए कॉलेजों में, तो विदेशों में जाके भी देख लें, पूरा उसका खाका तैयार करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही चीज़ों को निर्मित किया जाना चाहिए। नहीं साहब बहुत पैसा लगेगा क्या? अरे पैसा दे देगी जनता भाई, उच्च लक्ष्य के लिए तो दे ही देगी। शिक्षा कोष बन जाएगा, अन्य चीज़ बन जाएगा। मंदिर हैं हमारे दक्षिण भारत में, मंदिरों में कितना पैसा पड़ा, वो पैसा क्या काम आएगा, सड़ता रहेगा क्या? उस पैसे को कन्वर्ट कर दिया जाए ना, एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए पैसे को,
सोने के रूप में ही रहेगा क्या? करेंसी के रूप में ही रहेगा क्या? पैसे का सबसे बड़ा सदुपयोग होता है उसका विनिवेश, इन्वेस्टमेंट, जमा कर लेना नहीं, वो उसका सबसे बढ़िया उपयोग नहीं होता। पैसे को किया जाए, उसका विनिवेश किया जाए, उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए, एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट। किसमें? शिक्षा में। शिक्षा मजबूत होगी तो सब कुछ मजबूत होने, आदमी मजबूत हो जाएगा फिर तो नहीं, शिक्षा और संस्कार का सिस्टम मजबूत हो जाए तो। अब तो खेल आदि, योग, व्यायाम और अन्य खेल कूद के मैदान, संसाधन, शिक्षक और उससे रिलेटेड शिक्षक, कोचिंग व्यवस्था और सारी चीज़ें उसमें होंगी, उस कैंपस में होंगी। और साथ में ITI स्तर के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो हाई स्कूल इंटर में ही समाविष्ट करके साइड बाय साइड, अलग से ITI नहीं, अलग से ITI करनी ऐसी नहीं, उसी में एक विषय के रूप में नीचे से ही, जूनियर हाई स्कूल से या हाई स्कूल से ही वो कुछ चीज़ें तो ITI वाली चीज़ें वो पहले ही सीख जाए इंटरमीडिएट करने तक ही। इससे फ़ायदा भी है क्योंकि केवल शिक्षा जो है केवल थ्योरेटिकल नहीं रहेगी, वो प्रैक्टिकल अधिक होगी। फिर हमारे जो SC वर्मा जी हैं प्रोफेसर IIT कानपुर के, उनके वीडियोज़ देखें, शिक्षण व्यवस्था के बारे में उनकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन्होंने कैसी कैसी व्यवस्था करके उनसे मिल करके उनको एक शिक्षा सलाहकार के रूप में लेकर के उन जैसे लोगों को, देश के कुछ लोगों को लेकर के इस पर और कि जो है वो केवल शिक्षा थ्योरेटिकल ही ना रह जाए, केवल खासकर साइंस की और इन चीज़ों की, कंप्यूटर की और अन्य चीज़ों की थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बेस्ड हो, खेल कूद आदि भी हो, ताकि हमको खाली लिखा पढ़ी वाला आदमी नहीं चाहिए। तो ये तो पूरा एक जो अभी तक साइंस और टेक्नोलॉजी और अन्य चीज़ें जो सिखाने वाले इंटरमीडिएट जो पारंपरिक वाला जो सिस्टम चल रहा है उसी को अपडेट करने वाली बात है। दूसरा, पहाड़ी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में जो एक शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक ऐसा ही कैंपस और खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर एक ही हो, ब्लॉक स्तर पर वो होगा ग्राम विकास की शिक्षा का महाविद्यालय, जहाँ 5 दिन के शिविर से लेकर के 15 दिन के शिविर से लेकर के कार्यशालाओं से लेकर के 1 महीने के शिविर, 2 महीने के, 3 महीने के कोर्स से लेकर 6 महीने के कोर्सेज तक के, और जो BRS होता है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़ वाला जो कोर्स होता है इस पर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी हो सकता है, और MSW वगैरह इस प्रकार के कोर्सेज जितने भी होते हैं वो ग्राम विकास की शिक्षा का महाविद्यालय जिस स्तर का, जैसे हमारे यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है अल्मोड़ा के अंतर्गत, विकास भवन वाली एरिया मेडिकल कॉलेज वाला है, इस तरह का एक बड़ा कैंपस जो है हर ब्लॉक स्तर पर 11 ब्लॉक हैं इधर अल्मोड़ा ज़िले में, इस तरह से 13 ज़िले हैं हमारे यहाँ, तो 11 ब्लॉक में 11 महाविद्यालय। शुरू में ज़िले में एक भी खोल लिया जाए तो चलेगा, क्योंकि हमें नेशनल इंटरनेशनल स्तर का कैंपस खोलना है तो शुरू में ज़िले में एक खोल सकता है, ऐसी जगह पर जहाँ के सारे ब्लॉक्स के लोगों के लिए अप्रोचेबल हो, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। किसी एक ब्लॉक में बनेगा लेकिन अन्य ब्लॉक्स के लिए भी जहाँ से जाना आना आसान हो, ऐसी जगह पर फिर धीरे धीरे फिर सभी ब्लॉक्स में एक एक खोला जा सकता है। ग्राम विकास की शिक्षा का महाविद्यालय, क्योंकि अगर पलायन को रोकना है तो यहाँ के हिसाब से शिक्षा देनी पड़ेगी ना। जो अभी पहले कॉलेज वाली बात आई है उसके विद्यार्थी सब अधिकतर बाहर को जाएंगे, कुछ यहाँ भी रहेंगे नहीं, तो पलायन को रोकने के लिए तो ये जो ग्राम विकास की शिक्षा का महाविद्यालय होगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो अगला वाला बनेगा तो उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है पलायन को रोकने के हिसाब से। ग्राम विकास की शिक्षा का महाविद्यालय जो ब्लॉक स्तर पर जिले स्तर पर बनेगा उस पर अलग से चर्चा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, आप बड़ी सहन शक्ति के साथ इन वीडियोस को देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और ये क्रम चलता रहे। ये हमारी जो आपकी और हमारी मित्रता है ये वैचारिक मित्रता है, विचारों के स्तर पर है और देशभक्ति के स्तर पर है, और हम सब लोग मिल करके देशभक्ति के जज्बे को बनाए रखते हुए अपने सामाजिक सिस्टम को मजबूत बनाने के इरादे से इन विचारधारों को लेते रहें, आगे बढ़ाते रहें। विचार आग के समान होते हैं, जब फैल जाते हैं
तो आग आग जब माचिस में जलती है तो उसमें कोई ऐसी तपिश नहीं होती है, कोई ऐसी पावर दिखाई नहीं देती है। लेकिन वही माचिस की तीली की आग जब फैल जाती है तो वो उसकी प्रचंड दावा जो एक अग्नि होती है, प्रचंड ज्वाला होती है, उसको देख करके ही लोग घबराते हैं। विचारों की आग भी ऐसी होती है। जब सही विचार, सशक्त विचार हों और सही सही दिशा में संवेदना के साथ व्यक्त किए हुए विचार हों तो वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कहीं नहीं कल वो अपने लिए क्रियान्वित होने की व्यवस्था ढूंढ ही लेते हैं, नहीं। और अगर सही विचार मिल रहे हैं तो किसी को फिर ईगो नहीं रखना चाहिए। शासन प्रशासन या जो कोई भी हो, बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना हमने कहा। हम सब लोग एक ही देश के नागरिक हैं, भाई हैं, बहनें हैं, और हमको जो है बड़े छोटे का मामला तो दिमाग से हटा ही देना है। सही विचार कहीं से भी आ रहे हो, एक बच्चे से भी आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, किस जाति से आ रहे हैं, किस वर्ग से आ रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो विचार देश से रिलेटेड होना चाहिए, समाज से रिलेटेड होना चाहिए, समस्याओं के समाधान से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनको फैलाने में, उनको आगे बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, नहीं। ये सामान्य यूट्यूब चैनल नहीं है, ये पैसा कमाने वाला यूट्यूब चैनल नहीं है ना। एको पैसा नहीं मिले कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन समाज की समस्याएं सुलझनी चाहिए। हम रहें या न रहें, ये देश रहे, आबाद रहे, आज़ाद रहे, इस भावना के साथ यूट्यूब चैनल बनाया गया था। शुरू में एक कोई राजस्थान से भाई आए थे, उन्होंने कहा आप लोग कार्यक्रम करते हो, लेकिन वो उसकी जानकारी अधिक से अधिक जनता तक कैसे पहुँचेगी, आप लोग इसको सोशल मीडिया का प्रयोग क्यों नहीं करते। और जो हमारे पूर्व डीएम यहाँ पर रही हैं, अल्मोड़ा में रही थी, डॉक्टर वंदना सिंह, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं इनको सोशल मीडिया से आगे को बढ़ाएं तो अधिक से अधिक जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो लोगों ने, कई अन्य लोग, प्रबुद्ध लोगों ने हमको प्रेरित किया, तब जाकर के ये यूट्यूब चैनल धरातल पर आया, बड़े उद्देश्य के साथ, बड़ी विचारधारा के साथ। आने वाले समय में ऐसी और भी अनेक विचारधाराएँ इसमें आती रहेंगी। जनजीवन को उठाने के लिए, देश को, समाज को, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता इसमें रहेगी कि इन विचारों को आगे बढ़ाते रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।